गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चयन वैधता के उत्तरदायित्व। ये हमारा पार्ट 5 है। तो हम देख रहे थे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में जो हमारे ज्ञान की संरचनाएं हैं वह चयन वैधता के कौन कौन से उत्तरदायित्व है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक दायित्व। कि चयन वैधता की प्रक्रिया में जो सांस्कृतिक दायित्व है वह क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उस ज्ञान संरचनाओं का समावेश करना चाहिए। कि चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम उन ज्ञान संरचनाओं का समावेश करना चाहिए जो क्या हो, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम देखेंगे कि चयन वैधता की प्रक्रिया में हम उन ज्ञान का समावेश करेंगे जो क्या करती हो, सांस्कृतिक विकास करती हो, सांस्कृतिक एकता हो और सांस्कृतिक हस्तांतरण हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि सांस्कृतिक विकास है वह क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, जो समाज में रहकर या परिवार में रहकर जो छात्र जो संस्कृति अपनाते हैं, जैसे रहन सहन करते हैं, उनकी जो वेशभूषा है, खान पान है, वह क्या है, उससे क्या संस्कृति का विकास होता है। और साथ साथ जो सांस्कृतिक एकता है, तो सांस्कृतिक एकता कैसे रहेगी कि आपने देखा होगा, आप जैसे कि आपको पता है कि देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, जाति अलग होती है, धर्म अलग होता है, परंतु फिर भी वह क्या है, पूरे देश में सभी लोग मिलकर रहते हैं, यानी एक भाईचारे के समान रहते हैं। तो उनमें क्या है, एकता
एकता की भावना बनी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में सभी जाति धर्म में क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं। तो आपस में क्या है कि भाईचारे जैसे हमें या एकता बना के हमें रखनी चाहिए। और साथ साथ सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण क्या होता है कि जो मान लीजिए कि हमारे देश में कोई त्योहार बनाते हैं, तो वह त्योहार दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। वहाँ पर पहने गई जो भी हम ड्रेसेस होती हैं उसको हम भी यहाँ पहनते हैं। तो इस प्रकार क्या होती है, संस्कृति हस्तांतरण होती रहती है। उनकी जो लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज भी देखते हैं। कुछ जो भी त्योहार मनाए जाते हैं तो वो हम यहाँ भी बनाते हैं। तो सब कंट्री में वो त्योहार बनाए जाते हैं। तो संस्कृति का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। तो यह हस्तांतरण के द्वारा ही इसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, जो हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो हम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय लोक नृत्य के चित्र और अन्य आयोजन के अवसरों के बारे में भी हमें उल्लेख करना चाहिए। क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अगर हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नृत्य को या लोकगीत को मान लो, या हम कोई जो उनके द्वारा बनाए जाने वाले कोई अवसर है उनको हम समावेश करेंगे, तो क्या होगा कि छात्र उसको पढ़ पाएंगे, वो पता कर पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चलता है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं। तो उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वह किससे प्राप्त होगा, छात्रों को पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत या पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत हमें सारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे जो भी लोक नृत्य होते हैं उनका समावेश करना चाहिए। उनके चित्र छात्र बच्चों के सामने उनके चित्र है उनको भी पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित करने चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके कि कहाँ पर कौन से अवसर बनाए जाते हैं, या हम यूँ कहें कि कहाँ पर कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान छात्र क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक से प्राप्त करते हैं। इसलिए जब भी हम पाठ्यक्रम निर्माण में ज्ञान की संरचनाओं का निर्माण करेंगे तो हम इसके अंतर्गत सभी चित्रों, अवसरों या लोक नृत्य, लोकगीतों को भी इसमें हम समावेश करते हैं, जिससे आपस में एकता बनी रहती है और सभी व्यक्ति आपस में सहयोग करके अपने कार्य को करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सब गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में क्या होगी, सामूहिक एकता, सामूहिक की भावना का क्या होगा, विकास होगा। और एक दूसरे की संस्कृति को भी समझ सकेंगे। अगर छात्रों में सामूहिक एकता बनी होगी आपस में, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको भी वह इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही है कि सांस्कृतिक दायित्व की पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर हम ज्ञान की संरचना को सम्मिलित करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमें जो सांस्कृतिक दायित्व है उनका निर्धारण किस प्रकार पाठ्यक्रम में करना चाहिए, पाठ्यक्रम में करना चाहिए, वो हमने इसके अंतर्गत देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट हमारा
व्यवहारिक दायित्व है। अब हम देखें कि जो ज्ञान की संरचनाएं हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्यवहारिक कौशल का विकास करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। छात्रों में व्यवहारिक कौशलों का विकास करना होना चाहिए। अब हम देखें कि जो व्यवहारिक दायित्व है उसके अंतर्गत इस व्यवहारिक दायित्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में व्यवहारिक कौशलों का विकास होना चाहिए। क्योंकि जब हम छात्रों को कुछ ज्ञान देते हैं या कुछ चीज बताते हैं तो उसके अंतर्गत हमें व्यवहार कौशल का भी विकास करना चाहिए। जो व्यक्ति जो छात्र है वह प्रैक्टिकल रूप में जो हमने ज्ञान दिया है तो वह अपने स्वयं के व्यवहार में उतारे। अगर हम छात्रों को कक्षा के अंतर्गत बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं, अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाते हैं, हमने छात्रों को वो ज्ञान तो दे दिया, परंतु अगर छात्र उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक ज्ञान में उतारते हैं तो वह व्यवहार कौशल कहलाता है। जैसे हम कई कोर्स भी करते हैं, फैशन डिजाइनर कोर्स करते हैं, मान लीजिए हमने ब्यूटी पार्लर कोर्स किया है, कुछ भी कोर्स हम करते हैं, परंतु उसका हमने कोर्स तो कर लिया परंतु हमने उसको अपने जीवन में अपने प्रैक्टिकल रूप में अगर हम वह नहीं अपनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो चीज़ हमने सीखी है वह हम अपने खुद के व्यवहार में उस चीज़ को लाए तो वह व्यवहारिक कौशल कहलाता है। तो हमें छात्रों को किस ज्ञान बताना चाहिए कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस तरह से हमें बड़ों से बात करनी चाहिए। तो हम उन चीज़ों का छात्रों को ज्ञान देते हैं जिससे छात्र अपने व्यवहार में उन ज्ञान को प्राप्त करके वह उन चीज़ों को अपनाता है, यानी उस चीज़ का पालन छात्र करते हैं। इसके अंतर्गत भी ज्ञान की जो संरचनाएं हैं उनकी उपयोगिता छात्रों के अभिभावक को, शिक्षक को और जो व्यक्ति है उनको ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जिनको इन सब चीज का व्यवहारिक कौशल का ज्ञान है उनको छात्रों को इन सब चीजों का ज्ञान देना चाहिए। तो ये था व्यवहारिक दायित्व। अब हम देखते हैं तो ये था हमारा चयन वैधता के उत्तरदायित्व जो आज हमारे कंप्लीट होते हैं। तो हमने जिन चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने उत्तरदायित्व पढ़े हैं उन उत्तर विवेचन से स्पष्ट होता है कि चयन वैधता की प्रक्रिया के दायित्व विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार है। जब भी हम चयन वैधता की प्रक्रिया करते हैं या चयन वैधता
वैधता के उत्तरदायित्व को देखें या पाठ्यक्रम का निर्माण में देखें तो उनका एक विशेष स्थान होता है। और हम यूँ कहें कि यह जो चयन वैधता की जो प्रक्रिया है वह प्रत्येक दृष्टि से वैज्ञानिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। इसके अंतर्गत इसके आधार पर ज्ञान संरचनाओं का वास्तविक उपयोग भी होता है कि जिसमें जो भी ज्ञान संरचनाओं का वर्णन किया गया है वह वास्तविक भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज हमने यहाँ उत्तरदायित्व में पढ़ी है वह चीज रियल पाठ्यक्रम निर्माण में होती ही है तथा बालक समाज और अभिभावक के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम तैयार होता है। जिस प्रकार हमने इनके उत्तरदायित्व पढ़े हैं इन सबसे क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है जो कि अभिभावक के लिए भी आवश्यक है और शिक्षक के लिए भी और छात्र के दोनों के तीनों के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और इन सब चीज से ही इन सब पॉइंट से ही पाठ्यक्रम का निर्माण भी होता है। तो हमने चयन वैधता के उत्तरदायित्व के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत छात्र के भी उत्तरदायित्व होते हैं, समाज के होते हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, विकासात्मक उत्तरदायित्व थे और साथ साथ में सांस्कृतिक और व्यवहार दायित्व को भी हमने इसके अंतर्गत इन पॉइंटों को पढ़ा। तो चयन वैधता के अंतर्गत जो ये पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं वह एक अपना महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत रखते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है चयन वैधता की प्रक्रिया में सांस्कृतिक दायित्व व व्यवहारिक दायित्व कौन कौन से होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आज का आपका गृह कार्य है कि चयन वैधता की प्रक्रिया में सांस्कृतिक दायित्व व व्यवहारिक दायित्व कौन कौन से होते हैं स्पष्ट कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।